हाँ, ओके। मैंने पढ़ाना है थर्मोडायनामिक्स। यस मैडम। ठीक है। और पिछला कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ? मैम वो ना हमारा तो अभी वो चल रहा है इलास्टिक वो मैडम प्रभो का प्रवाह। नहीं नहीं जो मैं सर पढ़ाते कंटिन्यूटी और वो चल रहा होगा। मैडम वो मैम साहब है ना उनको हम देते हैं एक ना मना बारह चलेंगे आपका नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और इसकी फर्स्ट टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल क्या होता है? मैडम टेम्परेचर टेम्परेचर। और इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? साम्यावस्था साम्यावस्था। जब दो अवस्थाएं एक जैसी हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि दो अवस्थाएं किसमें आ गई हैं? इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। तो सबसे पहली हमारी टर्म है बेटे थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए, when all macroscopic properties, what do you mean by macroscopic properties? मैडम मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो, है माइक्रोस्कोपिक ना? तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं? बड़े जब किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड और मास, ये आपका जो भी ये जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है ये सब किस में करती हैं? कंटेन करती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक, देखिए मैं लिख रही हूँ आपको, व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, mass and number of moles and number of moles remain constant and do not change with time. ठीक है, ये देखिए बेटा, हमारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, क्या कहते हैं? जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ साथ, तो हम उसको बोलते हैं कि सिस्टम कैसा है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, सब कांस्टेंट रहेगा समय के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम कैसा है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? यस मैडम। आप ये भी कह सकते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम with its surrounding if it is insulated
completely. देखिए मैंने क्या लाइन लिखी है बेटा, a body is said to be in thermal equilibrium with its surrounding if it is insulated completely. अगर वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंसुलेटेड मैंने होता है कि हीट का ना तो आपका अंदर आना सिस्टम से और ना ही बाहर जाना, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटेड। क्या कहलाता है? इंसुलेटेड। देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ बेटा आपका, ये आपका एक सिस्टम है, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स हैं और जो इसकी ये वॉल है वो इंसुलेटेड है। कैसी है? इंसुलेटेड मटेरियल से बनी है। तो इसमें क्या होगा बेटे, हीट अंदर ना आ सकती है ना बाहर जा सकती है, तो हम कहेंगे कि जो हीट है डेल्टा क्यू वो कितना है बेटे? जीरो। जीरो। चेंज इन हीट कितना है? जीरो। और जो इस तरह का प्रोसेस होता है उसी का नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें आपका चेंज इन हीट जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप याद रखिएगा कि जहां पे भी इंसुलेटेड सिस्टम यूज हो रहा है वहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है बेटे, क्लियर? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया बेटे। रब कर दिया है, करो जल्दी जल्दी जो लिखना है। और यहाँ पर ये लिख लीजिए इंसुलेटेड बाउंड्री। बाउंड्री कैसी है? इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड बाउंड्री। नेक्स्ट आपका मैडम की बस एक मिनट। आइडियल गैस। मैं आपको बताना है मुझे, इसी में बताती हूँ। आइडियल गैस, आ जाओ। तो पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। आइडियल गैस का समीकरण होता है बेटे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। और आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ मोल। अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, देख लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको पता है बेटे कि आपका एन कांस्टेंट रहेगा, आर भी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, और बल्कि ये कहिएगा वी कांस्टेंट में और टी भी कांस्टेंट। तो पी हम कहेंगे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो आपका जो प्रेशर है आइडियल गैस का वो भी कैसा रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अब आइए जरा टू बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तो था सिंगल सिंगल बॉडी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में थी। अगर इसी तरह से मैं दो बॉडी को एक साथ लगा दूं और उसको इंसुलेटेड कर दूं तब क्या होता है? क्या तब भी इक्विलिब्रियम में रहता है? यस मैडम। मैडम दूसरे लाइटर में सब आते कोई इधर
है तरह कोई तो सब टू बॉडीज या मैं मुझे बता बात इन कॉन्टैक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम इसकी जगह पर टू बॉडी लिए ए ये एक है आपकी बॉडी और ये आपकी थी के साथ भी मैंने दूसरी बॉडी दोनों बॉडी है ए और बी इसका नाम मैं रख देती हूँ ए और ये बी और इसको मैंने क्या किया बेटे चारों तरफ से बाउंड्री कैसी कर दी इसकी इंसुलेटेड ठीक है ये मॉलिक्यूल्स है अब देखिए अगर फर्स्ट सिस्टम में प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 है देखिए P1 V1 T1 V1 और दूसरे का है T2 T2 और T2 अगर मैं ये कहूँ कि जो पहला इसमें सिस्टम A है उसका जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर है किससे दूसरे सिस्टम B वाले के T2 से यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2 क्या होगा सब क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे नहीं मैडम क्या होगा फिर मैडम मैंने टेम्परेचर आपको ज्यादा से बोला कम की तरफ जाएगा P1 V1 सेम है P2 सेम है दोनों आपस में बट T1 इज ग्रेटर देन T2 मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो गर्म है और इसके मॉलिक्यूल्स ठंडे हैं टेम्परेचर अलग है T1 ग्रेटर है तो क्या होगा बेटा मैडम ए से बी की तरफ जाएगी अब क्योंकि बाउंड्री कैसी है इंसुलेटेड है बाहर से तो हीट का मतलब ही नहीं है आना या जाना प्रोसेस कैसा है एडियाबैटिक है बिकॉज डेल्टा क्यू इज 0 लेकिन अगर मेरे दो सिस्टम ए और बी साथ में जुड़े हुए हैं और उसी में ऐसे दो मॉलिक्यूल है एक में गर्म और एक में ठंडे हैं तो क्या होगा ज्यादा से कम जो टेम्परेचर ए में है हाई टेम्परेचर वो तब तक दूसरे बी में जाएगी हीट जब तक कि दोनों मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बराबर सेम ना हो जाए यानी कि T1 कहाँ पे हीट फ्लो होगी ए से यानी हीट कहाँ करेगी हीट फ्लो फ्रॉम ए टू बी व्हेन अंटिल द टेम्परेचर रिमेन सेम जब तक सेम ना हो जाए तो आप यहाँ पे लिखिए फाइनली heat flow from A to B until किलो नहीं किलो A and B have same temperature. किलो सेट और इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं डायथर्मिक क्या बोलते हैं डायथर्मिक प्रोसेस दिस इज कॉल्ड डायथर्मिक प्रोसेस दिस इज कॉल्ड डायथर्मिक ठीक है तब तक ये हीट फ्लो करती रहेगी जब तक ए और बी का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए क्लियर बेटे डायथर्मिक प्रोसेस थर्ड आता है आपका जीरोथ लॉ ये हो गया डायथर्मिक अब आ जाइए जीरोथ लॉ में क्लियर हो रहा है बेटे डायथर्मिक क्लियर यस मैम पीछे इधर क्लियर है सबको क्लियर मैम
हम्म। नेक्स्ट बेटे आपका है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ये क्या है? इस जीरोथ लॉ में हम तीन सिस्टम लेंगे। पहले अभी अब मैंने आपको एक सिस्टम के बारे में बताया था, फिर डायथर्मिक दो सिस्टम के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे पास तीन सिस्टम हो तब हम उसको कैसे जीरोथ लॉ से कंपेयर करते हैं देखेंगे। अगर मेरे पास तीन सिस्टम है बेटा, कैसे है? तीन सिस्टम है और ये कनेक्ट है आपस में। देखिए बेटा ये कनेक्ट है इस तरह से। मैडम कंटेनर ना ले लेते हम। कंटेनर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो कहने का मतलब सिर्फ ये सिखाना था कि जीरो क्लासेस आप ऐसे कंटेनर ले सकते हो बेटा, साथ साथ जोड़ के। बिल्कुल साथ जोड़ के। इस चीज को समझाने, ये समझाने का ही बस एक वो है, प्रोसेस है। सिर्फ ऐसे कंटेनर भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सिर्फ समझाना है कि क्या चीज समझा रही हूँ मैं। अगर मैं तीन कंटेनर ले लेती हूँ इस तरह से कि वो ट्राइंगल की शेप में हो, किसकी शेप में हो? ट्राइंगल। ट्राइंगल की शेप में हो, तो मैं ये कहती हूँ कि ये ए है, ये आपका बी समझ लीजिए, और ये सी है। अगर ए और सी, बेटा ए और सी कंटेनर जो है वो आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, अगर कैसे हो? तो इसका मतलब दोनों के टेम्परेचर कैसे है? सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका टीए मान लूं और इसका टीसी मान लूं और ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब टीए बराबर टीसी। क्लियर? और ठीक इसी तरह से मैं ये मान लूं बेटा कि ये जो कंटेनर इसके उसमें है, कांटेक्ट में है, इसका अगर टेम्परेचर ये भी इक्विलिब्रियम है में है बी और सी, तो अगर इसका टेम्परेचर मैं ले लूं टीबी है, तो अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है बेटे, तो अब क्या होगा? मैडम ए और बी का भी सेम होगा। टीबी बराबर होगा टीसी के। क्लियर? क्या होगा आपका? टीबी बराबर टीसी के। समझ में आ रही बात? मैंने कहा कि ये दोनों कंटेनर इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों कंटेनर इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? दोनों के टेम्परेचर सेम। और इसका मतलब ये है कि टीए बराबर टीसी के और टीवी बराबर टीसी के। अगर अब मैं टीसी को कंपेयर कर दूं तो उससे क्या निकल जाएगा बेटे? टीए बराबर टीवी। इसका मतलब कि पहला और तीसरा कंटेनर भी इक्विलिब्रियम में होगा। होंगे। हाँ। समझ में आई बात? हाँ। ये कहलाता है आपका जीरोथ लॉ। इट मीन्स टीए बराबर टी, यानी कि पहला और तीसरा कंटेनर भी इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। फर्स्ट में ए एंड सी kept in diathermic contact sometime A and C will be in thermal equilibrium.
ये पहली वाली फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड वाले में लिखेंगे आप बी एंड सी, बी एंड सी आर केप्ट इन डायथर्मिक contact thermal equilibrium लिखिए टी बी बराबर ई सी। ये सेकंड के लिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, और कंपेयर करके आपको मिल गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ए एंड बी ऑल्सो इन, आप यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ बेटा? Yes, madam. After some time. After some time, A and C will be in thermal equilibrium. Fourth time. Fourth time. मुझे अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका इंटरनल एनर्जी। H. मैडम H. Yes, same time. यू Blue. और मैडम H क्या होता है? सब केमिस्ट्री में होती है। एंथैल्पी वाला सब्जेक्ट, एंथैल्पी और हीट अलग है, ये बाद में है, पहले ये देखिए इंटरनल एनर्जी। देखिए बेटा, आपको पता है कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो दो कारणों से होती है। एक उसकी स्थिति के कारण, पोटेंशियल के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी उसकी मूवमेंट के कारण काइनेटिक एनर्जी। बताइए आपको, अगर आप किसी गैस में, कोई गैस है कंटेनर में, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी कितनी एनर्जी होगी?
दो होगी। यस मैडम। देखिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और मैं मूवमेंट कर रही हूँ, तो अब मेरे अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से अगर मैं एक गैस का कंटेनर ले लूं जिसमें कि गैस फिल है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए बेटे, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो दोनों का सम होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटे, ये किसके कारण होती है, उसी स्थिति रोकी गई। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स, तो किसके कारण होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और जबकि काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मोशन के कारण। ये है ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ बेटे, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप ये देखिए बेटा, ये इंटरनल एनर्जी है गैस की। अगर अब मैं ये कहूं कि टोटल एनर्जी, ये देखिए, ये मैंने एक कंटेनर बनाया जिसमें मैंने क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। अब मैंने निकालना है इस कंटेनर का टोटल एनर्जी। कैसे, क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। बेटे टोटल एनर्जी कितनी होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्लस एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी। एक बॉडी में एक तो इंटरनल एनर्जी होती है और एक एक्सटर्नल एनर्जी होती है। वो लिखा मैंने, जोड़ दिया, इंटरनल एनर्जी जमा एनर्जी प्लस एक्सटर्नल देखिए बेटे, एक बात समझ लीजिए कि अब आप कहेंगे कि मैडम आपने यहाँ पे भी लिखवाया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन के कारण है और यहाँ पे भी आप कह रहे हो कि एक्सटर्नल मोशन है, तो इन दोनों में क्या फर्क है कि ये जो इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है बेटे, ये जो अंदर ही अंदर गति करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मोशन। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स गति करते हैं, गैस के कंटेनर के अंदर भागते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, वो क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इस पूरे कंटेनर को v वेलोसिटी से चला दूं बाहर, तो क्या हो जाएगा, वो कौन सी मोशन होगी, एक्सटर्नल मोशन। ठीक है, एक तो मोशन ये है कि अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल गति कर रहे हैं, वो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स हो गई। और अगर मैंने इस पूरे कंटेनर को ही गति करा दी, तो v वेलोसिटी से कंटेनर को मैंने मोशन करा दिया, तो वो है एक्सटर्नल मोशन। कैसी है वो, एक्सटर्नल मोशन। समझ में आ गई बात। अब ये देखिए बेटे कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी के कारण। अगर अब मैं ये कह दूं कि अगर मैंने कोई आइडियल गैस ले ली, क्या ले ली, इसे बेटे आप एक तरह से उसमें कर लीजिएगा बॉक्स में कि टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी।
और प्लस और कर दो मैडम। हो गया। देखिए बेटे, मैंने अब एक आइडियल गैस ले ली और आइडियल गैस के कंटेनर को ये कह दिया कि वो रेस्ट पर है। क्या है? यानी कि उसकी एक्सटर्नल वेलोसिटी कितनी है? समझ में आ गई बात? टोटल एनर्जी क्या थी? इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी। तो उसकी जो एक्सटर्नल एनर्जी वो कितनी हो गई? मैंने ये लिखा केस 4n आइडियल गैस एट रेस्ट। ठीक है, चलिए ये ले लिया मैंने और ये है अब रेस्ट पर। यहाँ लिख लिया मैंने रेस्ट। तो तब इसकी जो है आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पे इसे आप लिख लीजिए, कंटेनर एट रेस्ट। तो कोई एट रेस्ट और आप इसके लिए बता दीजिए एक्सटर्नल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे? एक्सटर्नल एनर्जी हो गई इसकी 0। अगर कोई कंटेनर रेस्ट पे है तो उसकी एक्सटर्नल एनर्जी कितनी हुई? तो हुई। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? 1 टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे? मैंने अभी अभी आपको एक बॉक्स लिखवाया, उसमें क्या लिखवाया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी। जब एक्सटर्नल एनर्जी 0 हो गई तो वो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के कारण। और ये टोटल एनर्जी बराबर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी जो है किसके यहाँ होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होती है बेटे इंटरनल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटे याद रखिएगा कि मैंने जो यूज किया है वो कौन सी गैस यूज की है? आइडियल। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 रहती है। ध्यान रखिएगा, उसका कोई भी मॉलिक्यूल स्थिर रहता ही नहीं है, वो गति करता रहता है 24 आवर्स। तो इसका मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई? 0। तो अब क्या रहा? इंटरनल एनर्जी बराबर होगी आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो जरा बेटे देखिए 3 रिलेशन आ गए। टोटल एनर्जी बराबर इंटरनल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ लिख रही हूं मैं, टोटल एनर्जी बराबर इंटरनल एनर्जी
बराबर काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखिएगा बेटा, यूज होंगे आगे में। यस मैडम। फोर ई यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आई यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू के यानी काइनेटिक एनर्जी। ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। और जब कंटेनर किस पर है? रेस्ट पर। यहाँ लिख भी लीजिए आप एक ये वाली लाइन, देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यहाँ लिख लीजिए देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो क्या है? 0 होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, एक वर्ड और लिख लीजिए, फोर्स फॉर आइडियल गैस। ठीक है, वो 0। और हम जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे बेटे थर्मोडायनेमिक्स में 90% या 95% सब के सब आइडियल गैस पे बेस्ड होंगे। मेरे को नहीं पढ़नी। मैडम दी देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। हो गया। नेक्स्ट आपका है, ये तो क्लियर हो गया आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी। अब आता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है बता सकता है कोई बच्चा? बता सकता है कोई? पढ़ा होगा आपने। नहीं बड़ा ध्यान। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मान लीजिए कि मैं यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, या इधर या इस रैंप पे खड़ी हूँ। इस रैंप पे मेरे चलने के लिए यही एक रैंप है बस, है ना? या मैं इधर आ जाती हूँ और या मैं इधर चली जाती हूँ। तो मेरे चलने का जो मोड है, इंडिपेंडेंट मोड, वो क्या है? ये रैंप। तो जिस मॉलिक्यूल को चलने का जो रैंप होता है ना, इंडिपेंडेंट रैंप, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब वो उसकी आजादी की कोटि है कि वो कहाँ तक चल सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल, हमें तो पता है कि हर सब्सटेंस ही मॉलिक्यूल से बने हैं, गैसेस हो सॉलिड्स हो मॉलिक्यूल से मेड है। तो जो मॉलिक्यूल है उसका जो रैंप है, चलने का जो इंडिपेंडेंट रैंप है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कोई एक मॉलिक्यूल है
मैं कहती हूँ कि ये जो रैंप है ये कौन से 2 डायमेंशन है 3 डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। आप आप कहोगे मैडम एक तो इधर है एक इधर है, तीसरे डायमेंशन का है, तो तीसरे डायमेंशन ये है। समझ में आई बात? उतर गए। समझ में आई बात? एक्स वाई नीचे ले लो या ऊपर ले लो और जेड ऊपर ले लो, या ऐसे कर लो एक्स वाई और जेड। समझ में आई बात? मैडम रैंप के 3 डायमेंशन है। और मैं क्या हूं? मान लीजिए मैं किसी एक एटम हूं, मैं क्या हूं? एक एटम हूं, ठीक है? तो मैं 3 तरीके से ही चल सकती हूँ ना, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या फिर जेड जेड एक्सिस में। तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 3। मैं अपना जो मेरा चलने का जो रैंप है वो क्या है? 3 है। वो मोनो एटॉमिक जितने भी बेटे एटम्स होंगे उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। और देखिए मोशन भी 3 तरीके की हो गई। ट्रांसलेशनल मोशन जो कि बिल्कुल सीधी चल सकती है, ठीक है? दूसरी है रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन कि मैं अपनी ही जगह पे खड़ी हूँ और मैं इधर होकर के लिख रही हूँ और मैंने फिर तुम्हें बताया, यानी मैंने अपनी जगह पे क्या कर लिया? रोटेट हो गई। मैं एक मोनो एटम हूँ, मोनो एटम अपनी जगह पे क्या हो गई? रोटेट हो गई, ठीक है? और कौन से एक्सेस के अबाउट हो गई? ऐसे वाले एक्सेस के अबाउट ही तो हुई भाई, मैंने ऐसे ही तो किया। अगर मान लीजिए ये आपका एक्स है ये वाई है नीचे वाला जेड है, तो मैं जेड एक्सेस के अबाउट ही तो ही रोटेट। क्लियर? तो एक तो हो गई ट्रांसलेशन मोशन जो कि मैंने ऐसे कहा कि सीधा चला और 3 एक्सेस में ट्रांसलेशन मोशन हो गई। और अगर मैंने कहा कि रोटेशनल मोशन, मैं अपनी ही जगह में अपने ही एक्सेस के अबाउट रोटेट हो गई, ठीक है? और एक होती है तीसरी होती है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन कैसे होती है बताओ? वाइब्रेशनल मोशन कैसे होगी भाई? कई बार क्या हुआ कि जैसे आप ही हैं, अपनी जगह से ही हिलने लगे, अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा हिलने लगे, किसके कारण होती है वाइब्रेशनल मोशन? साइलेंट कर दो तब वाइब्रेट। बताइए, वाइब्रेशनल मोशन भी सुना है? वाइब्रेशन किसके कारण होते हैं? वाइब्रेशन ओनली ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अगर मैं इस कमरे का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दूं, क्या कर दूं? बहुत बढ़ा दूं, तो मेरे अंदर ही वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। बुखार में कांपना। बुखार में कांपना वो भी वाइब्रेशन मोशन, क्योंकि बुखार बढ़ गया है, टेम्परेचर हाई हो गया और मैं वाइब्रेशन करने लगी। वो वाइब्रेशन मोशन याद रखना हमेशा हाई टेम्परेचर के कारण और 2x 2 एक्सेस के अबाउट या 2 एक्सेस में रोटेट होता है वाइब्रेशन मोशन। ठीक है? तो आपको मैं सबसे पहले यही बढ़ाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ independent ट्रांसलेशनल कॉमा रोटेशनल वाइब्रेशनल
ठीक है, क्या लिखा है मैंने? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule possesses translational, comma, rotational, and vibrational motion. मैडम ये क्या है ट्रांस ट्रांसलेशनल अच्छा ये नहीं है, टी है। हम खाना करती हूँ बैठा बैठी जल्दी कर दो ठीक मतलब ये सारी जिम्मेदारी लगे वो है पहले और आप बाहर से बाहर फिनिश करते हैं इसको लाइट लगाओ और नंबर ऑफ पीछे जाओ जब ये बात शुरू को कहाँ डिवाइस हम देख लेते हैं कम in the expression for kinetic energy. हेलो हेलो कहाँ है? ठीक है, that is means they are not dependent on each other. क्या या एक इसे तीसरी भाषा में और भी कहा जा सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं, मैं चल तो रही हूँ लेकिन मेरी काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं हो रही, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं आएगा। ये आप लिख लीजिए छोटे छोटे लाइन में इसमें। हम जो है वो मोशन दैट मोशन इन विच degree of freedom, बल्कि that motion in which kinetic energy is considerable, that is called that motion in which kinetic energy is considerable, that is called degree of freedom. That motion in which kinetic energy is considerable, that is called degree of freedom. जिंगे चल सके मैडम जिंगे चल सके और अगर कोई नहीं चल पा रहा मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसीडर ही नहीं करें इसको। वही तो मैंने की कह रहे हैं क्लियर हुआ बेटा? तीनों डेफिनेशन ये भी है। सेकंड वाली ये पहली थी, ये दूसरी है आपकी, और ये आपकी तीसरी थी। तीनों डेफिनेशन। मैडम ओ गोल्ड कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस।
मोनोएटॉमिक गैस है जिसमें एक एटम होता है, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, दैट इज कॉल्ड, ये सब गैसेस कौन सी है? मोनोएटॉमिक गैस, नॉबल गैसेस। नॉबल गैसेस में क्या है? ये सब हीलियम, नियॉन, आर्गन सब नॉबल गैसेस है। ठीक है, और इसमें क्या है? एक ही तरह का एटम होता है, एक। तो सबसे पहले इसी को कहेंगे हम मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटम लेते हैं सबसे पहले बेटा, ये हो गया आपका। मैम सेकंड वर्ड में इक्वेशन समझाना एक बार। ये वाले इसमें ये है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, मतलब कि कह लीजिए इन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि जो हमारा जो चलने का तरीका है वो किसी दूसरे पे, मान लीजिए मेरे साथ कोई और भी खड़ा है, सिस्टम, पूरा सिस्टम एक और है, तो मैं अब दूसरे सिस्टम पर डिपेंड नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपनी ही एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेस किस पे करूंगी? बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट वे। अगर दो सिस्टम साथ साथ है बेटे, तो इस सिस्टम को ये दूसरे सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वही क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। उससे दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करेगी, दूसरे सिस्टम पे ही पूरे। ये the number of independent terms in expression for kinetic energy। ठीक है बेटे? नेक्स्ट है आपका ये वाला मोनो एटॉमिक। फर्स्ट केस है आपका मोनो एटॉमिक गैस। आप लिख लीजिए नॉर्मल गैसेस, just like helium, neon, argon, etc। देखिए बेटा, ये आपका 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये एक एटम है, ठीक है? मैंने आपको बता दिया कि एक जो एटम है उसमें 3 मोशन होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। लेकिन चूंकि ये उसकी जड़ में है एक एटम, इसमें क्या होगा? केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगी। ठीक है, इसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगी, क्योंकि अगर रोटेशनल मोशन होगी तो इतनी जगह पे ही बैंड करेगा, जो अपनी जगह पे रोटेट करेगा, तो इसका मतलब ये तीनों डायमेंशन में इक्वल है, तो वो उसका जो इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। केवल इसमें कौन सी मोशन रह जाएगी? ट्रांसलेशनल मोशन। और एक मोशन और बताई थी मैंने अभी आपको, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ये आपका है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक बात बताइए बेटा, ये जो एटम है ये तीनों एक्सिस में चल सकता है, एक्स में, वाई में और जेड एक्सिस का, यानी ये इधर भी चल सकता है और इधर भी और इधर भी। तो ये जो ट्रांसलेशन मोशन है ये कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 3। और अगर हाई टेम्परेचर का केस कर दिया जाए तो तब इसकी वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? मैडम 2 कैसे? 2। तब उस स्थिति में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाएगी 3+2, यानी कि 5। समझ रहे बात? लेकिन सिंपल केसेस में इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमेशा कितनी लेंगे हम? मैडम वाइब्रेशन 2 कैसे होगा मैडम? वाइब्रेशन देखो, जैसे ये आ रहा है इधर, ध्यान से समझना। आप इधर देखो बेटा, एक एटम है आपका, मैंने आपको ये बताया बेटा
कि जब ये वाइब्रेट करेगा ऐसे किसी एक्सेस के ऐसे तो करेगा अबाउट, ये कोई भी आप ले लो बेटा, ये इधर आया, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट तो करेगा। तो इसमें एक तो आगे बढ़ रहा है आपका एक्स एक्सिस और एक ऊपर वाला वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस के अबाउट तो वाइब्रेशन किया। अगर ये वाला इधर चला जाता बेटे और तब वाइब्रेट करता हाई टेम्परेचर के कारण, तब ये ऐसे करता, एक में तो ये जा ही रहा था और एक एक्सेस ले लेता, तो कितने में हो गई दो। और अगर यही वाला आइटम यहाँ आ जाता बेटे और तब ये ऐसे ऐसे करता वाइब्रेट करता, तब कितने में आपका दो एक्सेस रहेगी। इस तरह से इसकी वाइब्रेशनल मोशन किसी भी कंडीशन में ले लो आप, मोनो एटॉमिक में, डाई एटॉमिक में या पॉली एटॉमिक में, वाइब्रेशनल मोशन हमेशा टू रहेगी। अगर आपका हाई टेम्परेचर दिया था तब आप उसे काउंट करोगे, अदरवाइज सिंपल वे में हमेशा याद रखिएगा मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा बेटा, 3। यहाँ पे लिख लीजिए वाइब्रेशनल मोशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। समझ आई बात, क्लियर हो रहा है बेटे, नीचे क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है इधर पीछे, कुछ डाउट है तो बताओ, कुछ पूछो। ये वाला देखिए बेटे, मैंने आपको क्या बताया कि ये मैं एक एटम हूँ और मैं जितने तरीके से स्वतंत्रता से चल सकती हूँ वो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ये वाला जो एक एटम है जिसे मैंने केस लिया है मोनो एटॉमिक गैस, किसे कहते हैं बेटे मोनो, मैंने एक, मोनो का मतलब क्या होता है और एटॉमिक का मतलब एटम, और गैस मतलब एक ऐसी गैस जिसमें केवल सिंगल और सिंगल इसी तरह के एटम्स भरे हुए हो। जैसे कि नोबल गैसेस ले ली मैंने, हीलियम गैस का एक कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया बेटे, अब इसमें जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब किसके हैं, हीलियम के हैं। ऐसा गैस का कंटेनर जिसमें केवल एक मोनो एटॉमिक टाइप की गैस फिल है वो कहलाती है मोनो एटॉमिक गैस। और मोनो एटॉमिक गैस का मतलब ये हो गया जिसमें एक ही एटम हो। एक एटम वाली गैसों को हम नोबल गैस कहते हैं और ये हीलियम, नियॉन और आर्गन होती है इस तरह की, ठीक है। अब उसने कहा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने उसका एक मॉलिक्यूल उठा लिया, मान लीजिए हीलियम का मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया और उस मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में तोड़ दिया। 3 डायमेंशन में तोड़ने का मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों में मान लिया। अब इस एक एटम की 3 तरीके से गति हो सकती है। पहली कि वो सीधा चले जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, अगर मैं सीधा चल रही हूँ ना तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन मोशन, सीधा चलना। अगर मैं अपनी ही जगह पर इस तरह की मोशन कर रही हूँ, रोटेशन मोशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशन मोशन, ये दूसरी तरह का हो गया मोशन। एक तो सीधा चलना, एक अपनी ही जगह पे रोटेट, घूम जाना, रोटेट कर जाना। और तीसरी मोशन क्या होती है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो इस तरह का वाइब्रेशन होना, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेट होना। समझ में आई बात, 3 मोशंस मैंने आपको बताई थी अभी। तो मैं ये कह रही हूँ बेटा कि जब हमने मोनो एटॉमिक गैस का केस लिया है तो इसमें केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगी, रोटेट मोशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रोटेट मोशन, होगी अगर इसमें भी देखो, अगर ये अपनी ही जगह पे घूम रहा है, ध्यान से समझना, तो जितना ये एक्स में घूमा उतना ही ये वाई में घूमा और उतना ही ये जेड, तो तीनों आपस में कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट। तो इसलिए उसका जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है मोनोएटॉमिक गैस में। इसलिए केवल हम दो कंसीडर करते हैं, नंबर एक ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मतलब सीधा चलना,
अब ये जो एक एटम है बेटा, ये तीनों एक्सेस में एक एक तरीके से ही चल सकता है। पहले ऐसे गया और फिर ऐसे भी जा सकता है और फिर ऐसे भी जा सकता है, यानी एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। तो स्वतंत्रता की जो कोटि हो गई, इस एटम के चलने की जो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कितनी हुई? 3 हुई। 3 तरीके से चल सकता है ना। और साथ में अगर इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए इस कंटेनर का, जिसमें कि हीलियम ये गैस भरी हुई है, तो इसमें क्या हो जाएंगी? मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने बताया कि अगर वाइब्रेट शुरू होते हैं तो इसमें हम क्या लेंगे? 2 और जोड़ देंगे। अगर किसी भी मोनोएटॉमिक में, डाइएटॉमिक में या पॉलीएटॉमिक में अगर वाइब्रेशनल मोशन आ जाती है, हाई टेम्परेचर के कारण होती है ये, और तो बस उसमें 2 को और हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। पहले तो 3 थी और जब हाई टेम्परेचर हो गया तब उसमें ऐड कर दिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बेटे? 5 हो गई। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, जब दिया हुआ हो क्वेश्चन में कि फॉर हाई टेम्परेचर एंड वाइब्रेशनल मोशन कैन बी टेक, मतलब हम ले रहे हैं उसे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कहीं डाउट है? मतलब मोशन 3 तरीके की लेते हैं हम हर एक पार्ट एटम के लिए। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ठीक है, वाइब्रेशनल तब टेक करते हैं जब स्पेशल केस दे रखा है क्वेश्चन में कि हाई टेम्परेचर पर है। और वैसे कौन से केस रहते हैं? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है इसलिए हम केवल और केवल क्या चीज मानेंगे? ट्रांसलेशनल। रोटेशन इसमें नहीं मानेंगे, उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। क्लियर? अब इसी तरह से अगर मैं एक ऐसा सिस्टम ले लूं, कैसा सिस्टम ले लूं कि जिसमें 2 एटम आपस में जुड़े हो। 2 एटम कैसे जुड़ सकते हैं बेटे आपस में? मतलब ये 2 एटम है, इन्हें जोड़ना है तो मैंने इस तरह से जोड़ लिया मान लीजिए, तो ये डम्बल शेप में हो गया। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? जैसे यहाँ पर है, ये समझ में आ गया? अब ये देखिए बेटा, बहुत बड़ी इसमें सुविधा में आ चुके हैं। ये आपका आपका इस तरह से है एक डंबल। क्लियर? मैंने अब ले रही हूँ, मैं मोनोएटॉमिक की जगह ले रही हूँ मैं आपका मैडम अगले लेक्चर में ले लेना क्या टाइम हुआ? हाँ 3 तो अगला लेक्चर साथ ही शुरू हो गया, समझ लो। मैम अभी तो टेस्ट भी तो नहीं बताया थोड़ा। रेस्ट भी नहीं सके। हाँ बाद में 4 बजे तक पढ़ा दो ऐसे ही। नहीं मैम ऐसे ही पढ़ा दो 4 बजे। मैम हम पागल हो गए। मैम थोड़ा रेस्ट दो दो। अरे नहीं भाई, कंटिन्यू पढ़ लो, मुझे लेट हो गया, वैसे ही वो जाम लगा हुआ था बेटा, रास्ते में बहुत ज्यादा जाम होने की वजह से मैं फंस गई। देख लो जैसा आप कहो बेटे, 5 मिनट का ले लो रेस्ट। इतना कम मैडम मैडम 10 मिनट मैडम सब 10 मिनट। अरे फिर देर हो जाएगी बेटा छोड़ने में भी, क्योंकि मुझे पहले भी देर से स्टार्ट हो पाया। देख लो अच्छा, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट का देख लो। पानी वानी पीना है? इसे 2 मिनट के लिए ब्रेक कर दो और